हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे बीए पार्ट 3 का जीईएस पेपर। ये आपके साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों तीनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम 19 को है ना, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताया जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर क्या है। तो देखिए, भारत में सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर क्या था? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज की बात करें तो हड़प्पा की खोज जो है आपका 1921 ईस्वी में हुआ। और हड़प्पा की खोज जो है किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। आपको याद रखना है कि हड़प्पा की खोज किसने किया? तो हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था। वहीं पूछे, हड़प्पा जो है हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो आपको क्या मारिएगा? तो आप मारिएगा हड़प्पा जो है, जैसे हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो आप रावी नदी मारिएगा, है ना। और यहाँ पर पूछता है जब मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। तो इस प्रकार से आप जो है आंसर को टिक कीजिएगा। तो चलिए, ये सारा हमने आपको डिटेल में बताया। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सिंधु सभ्यता का वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? तो देखिए, सिंधु सभ्यता का वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज होती है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो राखल दास बनर्जी ने किया। और मोहनजोदड़ो को ही क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोलते हैं। तो मृतकों का टीला और सिंध का बाग जो है किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मृतकों का टीला और सिंध का बाग किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो से ही बृहत यानी कि विशाल स्नानागार और अन्नागार का प्रमाण मिला है। विशाल अन्नागार का भी है ना। तो आप इस प्रकार से याद रखिएगा, तो आपका क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, हड़प्पा वासी की किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा सभ्यता के यानी कि किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? तो लोहा। यहाँ पर आंसर जो होने वाला ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोहा। यहाँ पर ये ऑप्शन, ये जो सी दिया है ये गलत हो जाएगा, है ना। तो हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा। और हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आपको याद रखना, कांस्य युग की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। और किस पर आधारित थी? तो मातृसत्तात्मक थी। कैसी थी? मातृसत्तात्मक। और ये लोग जो यहाँ पर जो पूजा करते थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। आपको ये भी याद रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या है, मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई किसने की, है ना। तो मोहनजोदड़ो के स्थल की खुदाई किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई की, है ना। और मोहनजोदड़ो की खुदाई की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है कब हुआ? 1922 ईस्वी में। हमने अभी आपको ही बताया था। और मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग और मृतकों का टीला भी बोलते हैं। और मोहनजोदड़ो की मतलब मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार का मतलब प्रमाण मिला। तो ये सारा क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे? हमने आपको बताया कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया। देखिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के किस स्थल पर बंदरगाह पाया गया, है ना। तो सिंधु घाटी के स्थल यानी कि लोथल, और देखिएगा एक और लोथल और एक सूतकांगेडोर, है ना। तो ये दोनों क्या है? बंदरगाह है। सूतकांगेडोर, है ना। तो सूतकांगेडोर भी क्या है? मोहनजोदड़ो यानी कि हड़प्पा स्थल का बंदरगाह था, है ना। तो उस समय बंदरगाह लोथल था और सूतकांगेडोर था, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत पर प्रथम आक्रमणकारी कौन थे, है ना। तो भारत पर प्रथम बार आक्रमणकारी थे वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्यन, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन वेद का संकलन सबसे पहले किया गया? तो देखिए सबसे पहले जो है ऋग्वेद का संकलन किया गया। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद है। वही बात करें वेद की, तो वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये भी याद रखिएगा वेद की संख्या कितनी है। तो वेद की संख्या यहाँ से याद रखिएगा कि वेद की संख्या 4 है। वहीं पूछे आपसे कि वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 है। अगर पूछेगा पुराण की संख्या कितनी है, तो पुराण की संख्या आपका 18 हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी प्रश्न आपको याद रखना है।
है। देखिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद के तीसरा मंडल में जो है गायत्री मंत्र है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। और ऋग्वेद में कुल मंडल की बात करें तो ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो याद रखिएगा ऋग मंडल में यानी कि कुल मंडल की संख्या 10 है ना। तो ये भी याद रखिएगा। सामवेद जो कि संगीत से संबंधित वेद है, सामवेद। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित, अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस प्रसिद्ध गायत्री मंत्र समाहित है। तो गायत्री मंत्र किस में है, तो ऋग्वेद में हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होने वाला है। गौतम बुद्ध का जन्म की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। आपको एक एक बात याद रखना है। देखिए गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो महामाया। क्या नाम था, माता का नाम था महामाया, है ना। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, देखिए गौतम बुद्ध के माता का नाम था महामाया और पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। सॉरी यहाँ पर शुद्धोधन हो जाएगा, शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ नहीं होगा, शुद्धोधन, है ना। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। और यहीं पर बात करें तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो है कब हुआ, ज्ञान की प्राप्ति जो है गौतम बुद्ध को यानी कि कहाँ हुआ, बोध गया में। कहाँ हुआ, बोध गया में, है ना। और बोध गया पीपल के पेड़ के नीचे, किस नदी के तट पर, तो आपको याद रखना है फाल्गु नदी के तट पर, है ना। तो ये बात याद रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर महामाया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमने आपको अभी बताया। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न देखिएगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, यहाँ पर देख लीजिएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी क्या थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। और इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में, वैशाली के कुंडल ग्राम में, है ना। तो ये भी याद रखिएगा। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ। ये भी आप याद रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे। और जैन धर्म के देखिए, जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभदेव थे, जिनको संस्थापक माना जाता है। और ये पहले जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। और वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक जो है ये थे आपका महावीर स्वामी, है ना। तो जब भी वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो महावीर स्वामी आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अर्थशास्त्र लिखा गया था। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, कौटिल्य द्वारा। अर्थशास्त्र से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है, तो आपको याद रखना होगा कि अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो आपको याद रखना है मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कौन किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, है ना। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न देखिएगा, मौर्य दरबार में कौन यूनानी राजदूत आए थे। तो मौर्य दरबार में मेगास्थनीज जो है आए थे। और मेगास्थनीज का जो पुस्तक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इंडिका। इंडिका की रचना जो है किसने किया, तो इंडिका की रचना जो है मेगास्थनीज ने किया था। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य वंश स्थापित हुआ था। मौर्य वंश स्थापित हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखिएगा, कलिंग युद्ध किस भारतीय शासक ने लड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कलिंग युद्ध जो है अशोक के 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी जो है मिलती है। और कलिंग युद्ध की बात करें तो कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का नेपोलियन किस रूप में जाना जाता है। तो समुद्रगुप्त, है ना। यानी कि भारत में नेपोलियन किस रूप में जाना जाते हैं, समुद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न देखिएगा, तो अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में किसका शासनकाल स्वर्ण युग के रूप में पुकारा जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य, है ना। तो गुप्त साम्राज्य इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, हर्षवर्धन द्वारा पराजित हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पुलकेशन द्वितीय द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था।
तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, अगला प्रश्न देखिएगा, यात्री इब्न बतूता किस स्थान से भारत आए थे? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोरक्को से। इब्न बतूता कहाँ से आए थे? तो मोरक्को से। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर लिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, तो मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, अगला प्रश्न देखिएगा, बाबरनामा किसने लिखा? तो बाबरनामा बाबर ने ही लिखा था। बक्सर का लड़ाई कब लड़ी गई? तो यहाँ पर बक्सर की लड़ाई की बात करें तो 1764 हो जाएगा। वहीं पलासी की युद्ध की बात करें तो पलासी की युद्ध जो है 1757 हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि पलासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पलासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला, है ना, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, अगला प्रश्न देखिएगा, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत देखिएगा 1857 की जो क्रांति है वो अलग अलग जगह से होती है। तो वहीं पर बात करें कि कहाँ कहाँ से, जैसे देखिएगा अवध से क्रांतिकारी कौन रहते हैं? तो अवध से रहते हैं बेगम हजरत महल। आपको याद रखना है कि अवध से बेगम हजरत महल रहते हैं। पटना से क्या याद रखिएगा? पीर अली, पटना से पीर अली। कानपुर से क्या याद रखिएगा? कानपुर से पटना से पीर अली हो जाएगा आपका, पीर अली। और यहीं बात करें तो कानपुर से नाना साहब, कानपुर से क्या हो जाएगा? नाना साहब, कानपुर से। तो आपको याद रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज स्थापित किया गया था? तो सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा राव फूले द्वारा स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आर्य समाज? तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुई थी। और आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुई। और कहाँ हुई थी? मुंबई में। आपको याद रखना है, बम्बई याद रखिएगा, बम्बई हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में आपातकाल की स्थिति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1975 ईस्वी में, इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी की सरकार में, है ना। तो निम्न में से कौन राज्यपाल उसके कार्यकाल को हटा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत का संविधान है, तो देखिएगा भारत का संविधान क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो कठोर न तो लचीला, यानी नहीं ज़्यादा कठोर है नहीं ज़्यादा लचीला भी है। तो निम्न में से कौन भारतीय संविधान की एकात्म विशेषता को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शक्ति वितरण। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी देश के संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व से लिया गया, यानी कि किस देश से जो है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरलैंड, है ना। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भारतीय संविधान के भाग कितने में आते हैं? आपको याद रखना है कि भाग 4 में। एक एक भाग याद रखिएगा। जैसे देखिए भाग 1 जो है, भाग 1 की बात करें तो भारत राज्यों का संघ हो जाएगा। भाग 2 में आपका नागरिकता हो जाएगा। और भाग 3 में क्या हो जाएगा? आपका मौलिक अधिकार। भाग 4 में हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 के क में जो हो जाएगा आपका, भाग 4 के क में हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, है ना। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, संसद के लगातार 2 सत्रों में अधिक से अधिक कितने समय तक अंतराल होता है? तो 6 महीना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्र में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है? तो केंद्र में मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो आपको याद रखना है 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891। कहाँ हुआ था? तो आपको ये भी याद रखना है, महू मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिएगा, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? तो 25 साल। यहाँ पर बात करते हैं संसद की,
तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। एक लोकसभा और एक राज्यसभा आपको याद रखना है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा को, राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा की कार्यकाल की बात करें तो यहाँ लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए। राज्यसभा का न्यूनतम आयु 30 साल होना चाहिए राज्यसभा बनने के सदस्य के लिए। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो लोकसभा का सदस्य किसको अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर लोकसभा के सदस्य, हाँ अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन संसद में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, बल्कि राज्यसभा, लोकसभा, ये जो भारत के राष्ट्रपति, ये सब संसद में ही सम्मिलित होते हैं, है ना। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के निर्वाचन आयुक्त। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में शास्त्रीय नृत्यक, है ना, तो शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश से, है ना। मोहिनी अट्टम कहाँ से हो जाएगा आपका, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम आपका हो जाएगा केरला से। तो ये भी आप याद रखिएगा कि मोहिनी अट्टम जो है कहाँ से संबंधित है, तो केरला से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किस आंदोलन में किया गया था, स्वदेशी आंदोलन में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने अपना ध्यान कृषि पर केंद्रित किया, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत अपना ध्यान कृषि पर केंद्रित किया था, तो आपका हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, है ना, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से 56 तक चला था, 1951 से 56। इसका मॉडल क्या था, हेराल्ड मॉडल, हेराल्ड मॉडल, है ना, हेराल्ड डोमर मॉडल ये था। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न देखिएगा, नील क्रांति किस आर्थिक बहुत उत्पादन को दर्शाता है, तो मछली को दर्शाता है। अगला प्रश्न, यही पीली क्रांति पूछता तो आपका तेलहन से हो जाता। दुग्ध उत्पादन से तो क्या हो जाएगा, श्वेत क्रांति किससे हो जाएगा, दूध उत्पादन से, है ना। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्रिकेट से। फ्लाइंग सिख के रूप में किसे जाना जाता है, तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मोहम्मद अली किस खेल से संबंधित है, तो मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है, तो 8 मार्च को मनाई जाती है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चमगादड़ क्या है, तो चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है, ये आप याद रखिएगा। और चमगादड़ की सुनने की श्रवण शक्ति जो है, यानी कि श्रवण शक्ति की बात करें तो ये बहुत ही अधिक होती है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। वहीं बात करें मनुष्य में क्या होता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक, है ना, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक के हर्ट्ज को सुन सकते हैं, 20,000 से अधिक को नहीं सुन सकते हैं। निम्न में से किस रक्त समूह को शाश्वत दाता कहा जाता है। दाता कहने का मतलब हम किसी को अपना ब्लड, यानी कि जो ब्लड ओ ग्रुप का होता है वो किसी को दे सकता है, और ए बी ब्लड का जो होता है वो किसी से ले सकता है, तो लेने वाला को शाश्वत ग्राही बोलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न, ल्यूकेमिया बीमारी संबंधित है, तो ल्यूकेमिया किससे संबंधित हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, खून से। अगला प्रश्न, मानव खाद्य में लोहे की कमी से क्या होता है, एनीमिया की बीमारी हो जाएगा, एनीमिया के। किसकी कमी से डायबिटीज होती है, इंसुलिन, मधुमेह रोग इसी को बोलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 54। आपका कितना सही हुआ आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितना आपका सही हुआ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।